रेप, ब्लैकमेलिंग। आप इसको पैसे देती रही? जी 5 से 6 लाख मुझसे ये ले चुका है अभी तक। तो 19 को मुनज़्ज़ा के घर, तब तो मैं थे। यानी उसने उस सिचुएशन में भी नहीं छोड़ा? ऐसे तो यही कहता है हर जगह सुनी मेरी जानी है, जो मैंने सुनानी है वही सुनी जानी है। शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। नाज़रीन, सियालकोट एक जवां साल बच्ची सीए की स्टूडेंट और सिर्फ नोट्स हासिल करने के लिए फोटोकॉपियर उसको बेपनाह जुल्म सितम का निशाना बना देता है और यहां तक कि मल्टीपल टाइम उसको रेप किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेलिंग के नतीजे में उसकी नाजेबा वीडियोस और तस्वीर हासिल कर ली जाती हैं। और वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ इस खौफ से कि अगर घर वालों को पता चल गया तो मुझ पर क्या बीतेगी, मेरी तालीम का क्या बनेगा, वो ब्लैकमेल होती रहती है। और कहानी यहां तक पहुंच जाती है कि अल अमान अल हफीज बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि रोजे की हालत में भी मुबैना तौर पर वो रजील जिनसी बिल्ला उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता है। और यहाँ तक कि वो अय्याम जिनमें ख्वातीन इंतहाई कमजोर हुआ करती हैं, उन अय्याम में भी उसको नहीं बख्शा जाता। क्यों? क्योंकि एक जिनसी दरिंदा प्यासा है, भूखा है और उसको भूख मिटाने के लिए किसी मासूम और उसके चंगल में फंसे हुए इंसान की जरूरत है। और ये वो बच्ची है जो वो इंसान बनकर उसका किरदार अदा करती रही है। तो मिलते हैं, समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, नाम आपका हम नहीं ले रहे, आपका चेहरा किसी को नजर नहीं आ रहा, आपकी शनाख्त हमारी जिम्मेदारी है, खास तौर पे हमारे प्रोग्राम की हद तक। क्या मामला हुआ? स्टार्टिंग से ये हमारे गांव का था। क्या नाम था इस रजील इंसान का? नदीम। ठीक है। फोटोकॉपी की इसकी शॉप है। इसने ना कहीं से गांव से मेरा नंबर लिया है। इसने मुझे बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉपी कराने होते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, मैं कॉपी करके, तो मेरे अब्बू की दुकान है गांव में? जी, दुकान पे दे जाया करूँगा, उधर से पैसे ले लूँगा। आप करती क्या है, पढ़ती क्या है? मैं सीए की स्टूडेंट हूँ। सीए की स्टूडेंट है, तो सीए के स्टूडेंट को ऑब्वियसली नोट्स की जरूरत होती है। जी, नोट्स से ये कहानी शुरू हुई। जी। बच्ची एक ही गांव के हैं ये दोनों, मुल्ज़म नदीम और ये बच्ची दोनों एक ही गांव के हैं। ठीक है। बच्ची इधर रहती है अपनी नानी के घर में, नावल शहर में? ठीक है। फोटोकॉपी के नोट्स वगैरह के लिए उसकी मुल्ज़म नदीम की दुकान है उगोकी मोड़ पे। ठीक है। उसके लिए नोट्स वगैरह के लिए उसके साथ किसी से नंबर लेके उसने बच्ची के साथ रब्ता किया कि आप मुझे नोट्स दिया करो, मैं फ़ोटोकॉपी करके आपके घर पहुँचा दिया करूँगा आपकी वालदा की शॉप पे। अच्छा जी। उससे फिर आस्ता आस्ता उसने एक दिन, ये बच्ची कॉलेज के बाहर खड़ी थी छुट्टी के वक्त, ये मुल्ज़म नदीम आया, उसने इसको पिक किया उधर से हैज़ ए मोहल्लेदारी, एक ही गांव के हूँ, मैं भी आपको घर छोड़ देता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ आपको। आप लोगों के गांव में इतना आप लोगों की केमिस्ट्री आपस में अच्छी है कि कोई बहन बेटी नज़र आए किसी को तो वो साथ एक ही मोहल्ले के हैं दोनों, एक ही मोहल्ले के हैं। अच्छा जी, एक ही मोहल्ले के हैं ये दोनों। उधर से फिर उसने उसको बैठा के गाड़ी में कोई नशावर चीज़ पिलाई है कि जूस, तो वो ले गया कहीं, उसको नहीं पता किधर ले गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में शाम को तो वो घर छोड़ गया, नीम भी होशी की हालत में थी। बाद में उसने मैसेज पे उसको बताना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करने शुरू कर दिए कि आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है? उसने बोला मुझे नहीं पता, नहीं मैंने तुम्हारे साथ ज़ना किया और आप तुम्हारी पिक्चर्स बनाई हैं, बरहीना पिक्चर्स बनाई हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, वो मेरे पास सारा कुछ सेफ़ है और मैं इससे पहले भी काफ़ी बच्चियों की बना चुका हूँ, लिहाजा तुमने मेरे साथ तावन करना है पूरा। नोट्स की खरीदारी से शुरू होने वाला वाकया अपना खौफनाक रूप उस वक्त धारता है जब ये बदबख्त इंसान एक रोज इस बच्ची के तालीमी इदारे के बाहर पहुंच जाता है। जब बच्ची अपने तालीमी इदारे से निकलती है तो मोहल्लेदार गांव का बासी होने का फायदा उठाते हुए ये रजील इंसान इस बच्ची को लिफ्ट देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के घर उतार देता हूं। उसकी वजह यह है कि नानी नाबीना है
اور یہ بچی عرصہ دراز سے بلکہ بچپن سے ہی اپنی نانی کے گھر پلتی بڑھتی رہی ہے اور اس کے نانی کے علاوہ کوئی دوسرا فرد اس گھر میں نہیں رہتا تھا. تو بچی اعتماد کرتی ہے, اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. جب گاڑی میں بیٹھتی ہے تو مبینہ طور پر یہ بدبخت رذیل نوید اس کو ایک جوس سرو کرتا ہے جس میں بے ہوشی کی دوا ملائی جاتی ہے. وہ بچی جوس پیتی ہے اور اس کے بعد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے. رپورٹڈلی یہ بدبخت نوید اس کو ایک نامعلوم جگہ پر لے جاتا ہے. اس کے ساتھ جنسی درندگی پہلی دفعہ 2023 جنوری میں کرتا ہے اور اس کی نازیبا تصاویر ویڈیوز بے ہوشی کی حالت میں بنا لیتا ہے. اور پھر بلیک میلنگ کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا آغاز ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ بچی کو اس کی تصاویر ویڈیوز ون ٹائم پر بھیجی جاتی ہیں جیسے وہ دیکھتی ہے اور ساتھ ہی وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ بچی اس کے بلیک میلنگ کے چنگل میں پھنس جاتی ہے. جنوری 2023 میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی تھی. میں کالج کے باہر کھڑی تھی گھر آنے کے لیے. اس نے مجھے کہا ہے کہ میں جو ہے نا میں بھی گاؤں جا رہا ہوں تو میں تمہیں رستے میں نانو گھر اتار دوں گا ادھر نول. میں محلے دار تھے اس ناطے میں بیٹھ گئی ہوں کہ اتار دیں گے. اس نے گاڑی میں مجھے جوس دیا پینے کے لیے. جوس پہلے سے گاڑی میں موجود تھا کہ اتر کے خریدا ہے؟ نہیں, پہلے سے موجود تھا گاڑی کے اندر. گلاس میں تھا, کسی ڈبے میں تھا یا بوتل میں تھا؟ ڈبے میں ہی تھا. اچھا. تو اس نے مجھے دیا پینے کے لیے. وہ پی کے میں انکانشیس ہو گئی ہوں. پھر اس کے بعد اس نے اس طرح, مجھے نہیں پتا یہ کدھر لے کے گیا ہے, کیا ہوا ہے. نیند بے ہوشی کی حالت میں اس نے مجھے ادھر باہر اتارا ہے گلی کے. میں گھر آئی ہوں. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے ٹیکسٹ میسیج کیا. اس نے کہا تمہیں پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. پھر اس نے کہا کہ میں نے اس طرح تمہارے ساتھ کیا ہے, زنا بھی کیا, ویڈیوز بھی یہ بنا لی ہیں. اس کے بعد اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. آپ اس ٹائم میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ جی, مجھے نہیں وہ ہوش نہیں ہے مجھے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. اس نے آپ کو ڈرایا تو نہیں تھا یا واقعی ایسا ہوا تھا؟ ایسا ہی ہوا تھا. اچھا. پھر اس کے بعد اس نے مجھے ایک دو پکچر بھی سینڈ کیا واٹس ایپ پہ. تو آپ ہی کی؟ جی. اس بچی کا خوف اور اس کی برہنہ ویڈیوز تصاویر اپنے پاس رکھنے کے بعد اب نوید اتنا دیدہ دلیر ہو چکا تھا کہ نوید ایک کے بعد دوسرے دن اس بچی سے مطالبہ کرنے لگا مالی معاملات میں چیزیں آگے بڑھانے کا. گھر کی صورتحال یہ تھی کہ بچی اور اس کی فیملی یعنی اس کی نابینا نانی کے پاس 2 وقت کا کھانا مشکل تھا. لیکن اس رذیل انسان کی ہوس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. لہذا بچی نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے, اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اور اس کی بدبختی والی ٹپکتی رال کو صاف کرنے کے لیے بیرون ملک مقیم اپنے ماموں کا منت ترلا شروع کر دیا کہ مجھے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہے. کیونکہ ماضی میں بھی اس بچی کے تعلیمی اخراجات اس کے بیرون ملک مقیم ماموں ہی اٹھا رہے تھے اور ایونچولی تقریباً 5-5.5 لاکھ روپیہ یہ بچی اپنی عزت بچانے کے لیے, اس کہانی کو دبا رکھنے کے لیے اس کو کھلا چکی. لیکن پھر بھی اس جنسی درندے کی جنسیت پرستی, ہوس پرستی ختم نہیں ہوئی, بلکہ ہر دن پہلے سے زیادہ مضبوط, مستحکم اور طاقتور ہوتی. پھر اس کے بعد اس نے پیسے لینا مجھ سے اسٹارٹ کر دیا, ڈرانا دھمکانا کہ میں جیسے کہوں گا تم نے ویسے ہی کرنا ہے. اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو باقی یعنی کزنس کو, بہنوں کو, سب کو ذلیل کروں گا, ماما پاپا کو بھی. سارا اس نے دھمکیاں دینی شروع کرتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ آپ اس کو پیسے دیتی رہی؟ جی, میں اس کو پیسے 5 سے 6 لاکھ مجھ سے یہ لے چکا ہے ابھی تک. کتنے عرصے میں؟ یہ 1.5 میں. آپ نے کسی دوست کو نہیں بتایا, کسی کو نہیں بتایا گھر میں, کسی بہن کو؟ نہیں, ہمت نہیں ہوئی کسی سے ذکر کرنے کی کسی بات کا بھی. پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا یہ اپریل میں میرے پاس سارے ایویڈنس ہیں تمہارے خلاف میرے موبائل میں کہ کیسے انہوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں, پیسے وغیرہ بھی لیتے رہے ہو, یہ سب کچھ.
15 अप्रैल को ये घर आके तो मोबाइल छीन के मुझसे ले गया है कि अब जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं रहेगा। आपने गलती ये की कि आपने उसको बता दिया कि मेरे पास अब एविडेंस है। जी, वो मैंने इसलिए कि ना कोई बात, जाहिर सी बात है मेरे घर वाले भी थे कि ना बात घर वालों में फैले, वो भी परेशान होंगे, सारे मामला फिर ज़्यादा बात फैलेगी। अच्छा, ईमानदारी से एक चीज़ आपने बतानी है, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली, देखिए मैंने आपके लिए बात करनी है और मैं ऑन कैमरा आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे अलहदा नहीं पूछ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों की पहले दोस्ती थी और उसके नतीजे में आप की कोई वीडियोस बन गई, तस्वीर बन गई और आप ब्लैकमेल होने लगी? जब ब्लैकमेल होने लगी तो फिर खराबी ज़्यादा शुरू हुई? नहीं। पक्की बात है? हाँ जी। आपकी से कोई दोस्ती ताल्लुक नहीं था? नहीं, ये बल्कि बाद में फोर्स करता रहा है कि भी तुम मुझसे सही से बात किया करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कितना अर्सा आप इससे बात करती रही? बात तो यही तकरीबन ये जितना ब्लैकमेलिंग का अर्सा रहा है यही, और कितना अर्सा था ये साल, 1 साल 2, इस 1 साल में आप लोगों की बात होती रही है? इतनी ज़्यादा नहीं, या वो इस तरह नहीं जिस तरह होती है दोस्ती में, वैसे नहीं होती रही। जब ये प्रेशराइज करता था तब बात होती जी, थी? क्या प्रेशराइज करता था? यही आगे से धमकियाँ देता था कि मैं घर आ जाना है, तुम मुझसे बात नहीं कर रही, ये वो। और वो फिर घर आया भी? जी, रात को 12-1 बजे आके वो बाहर का दरवाज़ा नॉक करता था ज़ोर ज़ोर से। तो ये आबादी वाले सारे नहीं कहते थे कि कौन है? मोहल्लेदार हमारे सारे ऐसे ही हैं, वो तवज्जो नहीं करते किसी की तरफ। हाँ। ये अभी जब बात खुली है उसके बाद अब वो मुझसे वो सुनाने लग पड़े हैं कि जी हाँ हमने भी देखा था, ये आता था, ये वो, जब बात ये हुई है। उससे पहले कोई नहीं तवज्जो नहीं करता था। आप किसी को वीडियो कॉल भी होती रही है? नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं है, कोई टेलीफोन, सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस हैं? कॉल पे होती थी, वॉइस कॉल करता था जब पैसे वगैरह भी लेने होते थे ना। पैसे कहाँ लेने आता था? पैसे कैश में देते थे या बैंक में देते थे? कैश में। तो वो पैसे कितनी दफ़ा लेने आए? काफ़ी दफ़ा, 10-12 दफ़ा। यहीं घर पे? हाँ जी, वो बाहर वाले दरवाजे तक, वो पीछे। बाहरले दरवाजे को मैंने देखा है। हाँ, उधर तक। तो वहाँ पर जाके आप पैसे देते थे? जी। पैसे कहाँ से आते थे आपके पास इतने? क्योंकि अमूमी तौर पर बुरा ना मनाइएगा, जो फैमिली की कंडीशन है वो 6-7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया देने वाली नहीं है। पैसे कहाँ से आते थे? मामू मेरे यूएस से होते हैं, वही मेरे फ़ी वगैरह वही सारे अफोर्ड करते थे ना। यूएस में होते हैं? जी। तो उनसे पैसे मंगवाती थी? जी। क्या कहती थी? फ़ी भी मेरी वही देते थे, तो फ़ी का बहाना कर लेती थी कि इतनी है, बुक्स वगैरह मंगवानी है। तो वो भेज देती थी? जी। तो पैसे जो ट्रांसफ़र करते थे वो पैसे किसके अकाउंट में आते थे? यहाँ ये जो नीचे 2 मामू हैं इनके पास ही आते थे। तो आप फिर उनसे लेते? हाँ जी।